गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीएनआईएस की जो मंथली करंट अफेयर आती है उसका उसमें से साइंस एंड टेक का हमारा आज पहला लेक्चर है। ठीक है। आज का पहला टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। न्यूज़ क्या है कि अभी अभी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना जरूरी है। ये देखो, रिसेंटली वेरियस प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैव हाईलाइटेड द नीड ऑफ रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और कौन कौन सी वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इसके बारे में बोला है? वो है बिल गेट्स, एलोन मस्क, सुंदर पिचाई, जॉर्डन लेनर। ऐसी ऐसी प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटी हैं उन्होंने इसके बारे में कमेंट किया है। ठीक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो लेमैन लैंग्वेज में हम डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है। देखो, ये एक इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कोई इस तरह की मशीन जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे कोई एक्सपीरियंस को एनालिसिस करके कोई भी फैसला ले सके। ठीक है। फिर चाहे वो मशीन हो, रोबोट हो और जब मोबाइल ऐप हो, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। और इस वर्क में क्या कुछ आ जाता है? इसमें थिंकिंग आ जाता है, परसीविंग आ जाता है। परसीविंग मतलब समझाना किसी को। लर्निंग आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है। ठीक है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। अब हम जहाँ से पढ़ते हैं, इट इज़ स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन, स्पेशली कंप्यूटर। ठीक है। मनुष्य की तरह जो टास्क हैं जैसे थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ऐसे ऐसे काम जब मशीनें जो काम करने में सक्षम है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है। पर्टिकुलरली एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइज, मशीन विजन। ठीक है। ये काम आती हैं मशीन विजन में, स्पीच रिकॉग्नाइज में आती हैं। इट इज़ इनकम्पास मशीन लर्निंग वेयर मशीन कैन लर्न बाय एक्सपीरियंस, अक्वायर स्किल्स विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। और ये जो काम करती हैं वो विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सिंपल जी एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एप्पल का सीरी होता है। सीरी में क्या होता है? हम जो स्पीक करते हैं वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। ठीक है। और उसके बेस पे हमें उसका रिजल्ट निकाल के देता है। जैसे कि वो हमारा के डाटा इकट्ठा करता रहता है कि हमें क्या पसंद है, हम कब कहाँ जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो हमें गूगल पे, जहाँ गूगल असिस्टेंट है, वो हमें बताता रहता है समय समय पर। ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन की। ठीक है, लेते हैं। ठीक। देखो, इंटेलिजेंस ऑटोमेशन, इनोवेशन डिफ्यूजन। इंटेलिजेंस ऑटोमेशन क्या है कि हमें इसे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपना इंफॉर्मेशन के बेस पे काम करती रहती है। जैसे कि दूसरे रोबोटिक्स होता है उसमें एक प्रोग्राम को बनाना पड़ता है पहले, और मशीन वही काम करती है, उसके अलावा कोई काम नहीं करती है। पर इसमें क्या है कि इसमें अपने जो मेमोरी है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे अपना नया काम भी कर सकती है। ठीक है। रोल इन सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। इसमें बात करते हैं एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज, एड्रेस लोकेशन बैरियर्स, प्रोवाइडिंग रियल टाइम एडवाइजरी टू फार्मर्स एंड हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, बिल्डिंग द स्मार्ट एंड एफिशिएंट सिटीज etc। इसमें देखो कि हेल्थ केयर है कि अभी हम जो रूरल एरिया है वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे अगर ये ऐसी मशीन इंस्टॉल कर दी गई तो वो सिम्टम देख के, किसी भी जो पेशेंट है उसके सिम्टम देख के और फैसला ले सकती है और उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती है। अब ऐसे ही कि फार्म से रिलेटेड कई एप्लीकेशन अभी भी चल रही हैं कि आप किसी भी प्लांट की जो फ़ोटो क्लिक करो और उसके आधार पे वो बता दी कि उसमें किस इंग्रेडिएंट की कमी है या किस किस डिसीज की शिकार है। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में एग्जांपल। ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन इंडिया? देखो, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन नीति आयोग एंड IBM to develop precision agriculture using the artificial intelligence in aspirational districts। अब देखो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है कि इंडिया में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, बैकवर्ड के जो नीति आयोग ने कुछ डिस्ट्रिक्ट को, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया हुआ है। वहीं पे जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए नीति आयोग और IBM ने जो एग्रीमेंट साइन किया है। माइक्रोसॉफ्ट
Microsoft India is used artificial intelligence to make farmer and health smart। देखो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर के जरिए हेल्थ और फार्मिंग फैसिलिटीज़ को स्मार्ट करने का प्रोग्राम चलाया हुआ है। ये तो इंडिया में यूज हो गया है। ठीक है, अब हम रेगुलेशन न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि जो न्यूज़ थी, ठीक है, उसमें कि रेगुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आता है एथिकल कंसर्न। with the with the popularization of new technology, it is virtue are not guaranteed. For the intense, the internet made it possible to connect with the anyone and get information from anywhere, but also easier for the information misinformation to spread। अब देखो कि इसमें इसने इंफॉर्मेशन बेस पे जो भी डिसीजन लेना है, ठीक, तो क्या होता है कि इसको अगर हम गूगल के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं तो इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पर इसमें डर है कि उसको मिस इन्फॉर्मेशन को भी कैप्चर कर लेगा, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए कि वो अपने डिसीजन को कहीं गलत ना ले ले। जैसे हम हेल्थ सर्विस है, अगर वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई मशीन है और उसको मिस इन्फॉर्मेशन दे देगी तो कितना बड़ा डिजास्टर आ सकता है। ठीक, अब हम जो एथिकल कंसर्न है उसका उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब पीछे से जब दिल्ली में इलेक्शन थे तो वहाँ पे बीजेपी के एक लीडर हैं, उनकी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो वायरल हुई थी और उसमें क्या था कि वो बोल कुछ और रहे थे, उनकी आवाज़ पे कुछ और वो ऐड किया गया था, आर्टिफिशियली ऐड किया गया था और वो ऐसे देख के उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल सका था कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लिप सिंकिंग, सिंकिंग कहते हैं। और वो बिल्कुल उनके जो लिप से मैच कर रहे थे जो बोल रहा था। और वो किस टेक्नोलॉजी की सहायता से किया गया था, वो था डीप फेक के, कि वो आप सॉफ्टवेयर के बिना उसको पता ही नहीं चला सकते हैं कि ये वीडियो फेक है या नहीं है। ठीक, अब ऐसे ही बात है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की, जैसे कि किसी के पास कोई जैसे जो सॉफ्टवेयर है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का, उसके पास अगर गलत इंफॉर्मेशन आ गई तो वो गलत फेस नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी गलत इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होगी। ठीक, अब कहते हैं आगे का कंसर्न है डाटा मैनेजमेंट। एज दे आर लेक ऑफ क्लियरिटी ऑफ डाटा फ्लो एंड डाटा ओनरशिप which might result into data colonialism created by created by created by developing countries that not be beneficial them। अब देखो इस बात को थोड़ा सा समझो कि जो डाटा है, डाटा को आज की इकोनॉमी का फ्यूल माना जाता है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसका फ्यूल है जो डाटा को माना जाता है। तो अब देखो जैसे इंडिया की डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे जो डाटा लोकलाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, अभी गवर्नमेंट लेके आई है फर्स्ट टर्म में, वो पूरी तरह से जो पॉलिसी है फॉर्मुलेट नहीं हुई है। जो डाटा है सारा कहाँ पे स्टोर है, गूगल के पास यूएसए में। ठीक है, और दूसरा कि चाइनीज़ जो अलीबाबा जहाँ और कोई ऐप्स हो गया उनका डाटा है वो चाइना में स्टोर है। तो इंडिया के पास या कोई और डेवलपिंग कंट्री है उसके पास डाटा नहीं है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी है कि डाटा को वो मैनिपुलेट करके किसी भी मशीन को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं बायसनेस की बात। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो कि मशीन है उसको फैसले लेने पर वो मशीन को बनाया किसने है, मशीन को जो इंफॉर्मेशन मुहैया कराएगी वो किसने कराएगी, वो एक ह्यूमन बीइंग ही है। और ह्यूमन बीइंग एक बायसनेस कर सकता है। हम जानते हैं कि मशीन बायसनेस नहीं कर सकती, पर वो इंफॉर्मेशन जो उसमें डाली गई है, जो उसने गूगल से इनपुट की गई है, उसमें तो बायसनेस हो ही सकती है ना। तो क्या है, पीछे एक न्यूज़ आई थी कि जो गूगल है उसका जो फेशियल रिकॉग्नाइज है वो जो ब्लैक पीपल हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता जल्दी जल्दी। ठीक, अब ये देखो कितनी बड़ी, ये देखने की तो थोड़ी सी बात है, लेकिन देखो कि कितनी बड़ी बात है कि उसको जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं वो वाइट पीपल हैं और उन्होंने उनका एल्गोरिदम ही इस तरह बनाया कि ब्लैक पीपल को जो रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगाती थी, क्योंकि उनका जो स्टिग्मा है ब्लैक पीपल के रिलेटेड वो सामने आ रहा था। हाँ जी, एक सोचने की बात है। अभी उसके पीछे बैकग्राउंड काम करने की क्या कि टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम थी या कैमरे में कोई प्रॉब्लम थी, ये बात है, पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, आ गया अकाउंटेबिलिटी। अब देखो कि कोई मशीन है उसने किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और उसको उस पेशेंट को हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, जहाँ कोई डिसीजन गलत लिया गया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। ठीक, देखो इफ़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फेल टू assist it assist task, someone should be made responsible for it। An anti-terrorism facial recognize program revoked the driver's license of an innocent man when it is confused him for another driver।
देखोगे फेशियल रिकॉग्नाइज करके उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। ठीक, जब हम बात कर रहे हैं कि उसको रेगुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। अब चलते हैं आगे। सुपर इंटेलिजेंस, ये भी एक कंसर्न है। देखो, और sufficiently intelligent artificial intelligence can redesign itself or can create better successor of system and so on, leading to intelligence explosive in its crucial exposure, and superintelligence will good to humankind and will depend upon the technology capability and ethicality। अब देखो कि अगर कोई मशीन अपने आप को इस तरह डेवलप कर रही कि वो अपने आप से अपने आप को रेप्लिकेट कर ले। ठीक है, जैसे कोई रोबोट है, उसमें डाटा इकट्ठा कर लिया कि एक रोबोट कैसे बनता है, और उसने अपने जैसा ही एक और रोबोट बना लिया। ठीक है, और अब देखो, अब उसमें कहीं पे से भी अगर उसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ह्यूमन बीइंग है जो उसके इनिमी है, तो क्या उसके अगेंस्ट वो अटैक करना स्टार्ट नहीं कर देगी। ठीक है, ये भी एक सुपर इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है जो हमने लिया है। ठीक, इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके रिलेटेड चैलेंज है जो इंडिया में चैलेंज क्या देखें, एक्सेसिव रेगुलेशन। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है ना, उस पर एक्सेसिव रेगुलेशन है। अब जैसे देखते हैं कि इंडिया में हमने पहले पढ़ा कि नीति आयोग ने सिर्फ एक दो पर्पज़ के लिए किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, जबकि इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है। अब देखो, डाटा हर एक डिपार्टमेंट में हर एक पर्सन का एक डाटा है, और उसको इतना रेगुलेट नहीं बनाना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप ही ना हो पाए। ठीक, लैक ऑफ कंसेंसस। अब इंडिया में कंसेंसस ही नहीं बन पाती कि जी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है बुरी है, किस फील्ड में अच्छी है और किस फील्ड में अच्छी नहीं है। conflict of interest, there are doubt over how regulate will use the artificial intelligence which will provide the greater certainty of regulation entities. For example, regulate might be themselves use the artificial intelligence identity identity violation with the massive set of data compliance। देखो कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्राइवेसी का भी कंसर्न है, उस पर डाउट आता है हर बार कि कौन सा डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा डाटा नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वाइड स्प्रेडिंग एक्सपर्टाइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखोगे इंडिया में जो इस हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड स्किल डेवलप ही नहीं अभी तक। ठीक है, लेक ऑफ प्रोडिक्टेबिलिटी, द एल्गोरिथम टेक ओवर द सोशल फंक्शनिंग मस्ट बी प्रोडिक्टेबल टू दोज हु दे आर गवर्न एंड लोकल सर्विस। अब देखोगे इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं कि फ्यूचर क्या है, किस साइड में जाएगी। ठीक है, ये ह्यूमन डिजास्टर की तरफ भी जा सकती है, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकती है। तो इसमें प्रोडिक्टेबिलिटी क्या है कि इसको लॉ किस तरह बनाया जा सके। ठीक है, ये तो कंसर्न हो गए हैं, जैसे जो हमने किया है कि कंसर्न क्या है लॉ बनाने के रिलेटेड, इसको रेगुलेट करने के रिलेटेड। ठीक है, हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं कि कैसे कैसे इसको रेगुलेशन करने की जरूरत कोशिश की गई है। ठीक है, OECD का प्रिंसिपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से रिलेटेड। अब गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने अपने सेल्फ रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस तैयार की गई हैं कि आर्टिफिशियल को कैसे रेगुलेशन किया करना है। ठीक, इसके यूरोपियन यूनियन ने अपना कम्युनिकेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेगुलेशन बनाया हुआ है। चाइना ने अपना न्यू जनरेशन आर्टिफिशियल डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग इसको रेगुलेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या गाइडेंस है, देखो, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा। हैज़ आइडेंटिफाइड द 5 एरियाज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी यूज्ड। इट हैज़ नोटेड द लैक ऑफ रेगुलेशन अराउंड द आर्टिफिशियल एज अ मेजर वीकनेस फॉर इंडिया। अब देखो कि इसके लाखों एरिया है जहाँ पे काम कर सकते हैं, और नीति आयोग ने कहा है सिर्फ 5 एरियाज सिर्फ। देखो, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या यूज़ हो रहा है इसका। ठीक, तो इंडिया में क्या है कि रेगुलेशन ही नहीं हो रहा पा रहा है, फिर ही इसको डेवलप कर पाएंगे ना, पहले रेगुलेशन की पॉलिसी तो बनाएं। आगे तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर which is platform to innovation new solution in the artificial intelligence, a gateway to test and develop a solution project undertake by NIC at central and state level। जो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, इसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक स्थापित किया जहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ठीक है, और इसको डेवलप किया जा सके। अब इंडिया में सिर्फ ये 2 ही स्टेप उठाए हैं गवर्नमेंट ने इसको डेवलप और रेगुलेट करने के बारे में। ठीक, अब हम इसके वे फॉरवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। एक एक ना इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने
जिस उसने एक गाइडलाइंस जारी की है, एक एनजीओ है, इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल है, जिसने जो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसे असिलोमर अल प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक। नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम अकाउंटेबिलिटी तय करें कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। ठीक। आगे करते हैं बात अभी। अब देखो वही हो गया, मिनिमाइज बाइसनेस, रिमोट शुड बी एक्ट एज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद रिमोट शुड बी वॉलंटरली। ठीक है, ऐसे ऐसे बातें हैं। मेड द लीगल लाइबिलिटी, अगर कोई डैमेज होता है तो उसकी लीगल लाइबिलिटी बनाएं। फाइंड द कंट्री, फाइंड कंट्री स्पेसिफिक डाटा, कंट्री की स्पेसिफिक डाटा पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन सा डाटा कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक। ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा टॉपिक। थैंक यू।